दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मैं नरबख्शी बाघ के ऊपर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जो जिम कॉर्बेट साहब की नहीं है बल्कि केनेथ एंडरसन साहब की है। यार, बहुत कम लोग जानते हैं कि केनेथ एंडरसन साहब जिनके किस्से आज भी दक्षिण भारत के जंगलों में ये कहिए कि बिल्कुल हवा की तरह बहते हैं। उनका जन्म मार्च 1910 में हैदराबाद के पास एक छोटे से गांव में हुआ था जिसे बोलारम कहते थे। वहाँ ये पैदा हुए थे। ये साहब किसी आम ब्रिटिश अफसर की तरह नहीं थे। इनका परिवार तो 6 पीढ़ियों से भारत की मिट्टी में रचा बसा हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर के जो है मिशन कॉटन बॉयज़ स्कूल से शुरू करी थी और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज से डिग्री भी ले ली थी, ग्रेजुएशन कर ली थी। बाद में इन्हें इंग्लैंड भेजा गया ताकि ये लॉ पढ़ सकें, कानून की पढ़ाई कर सकें। लेकिन पढ़ाई लिखाई करना वो कहाँ इनका रास्ता था। वो इनके लिए एक अलग रास्ता हो जाता था। तो कुछ ही महीनों में ये वहाँ से अपना सारा ताम झाम, अपना एजुकेशन वगैरह सब छोड़ छाड़ करके सामान उठा के वापस इंडिया आ गए। यहाँ आकर इन्होंने पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में करीब 15 साल नौकरी करी और फिर ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कंपनी, वहाँ पे इन्होंने जॉब पकड़ लिया, जिसे अब HAL कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये इस नाम से जानी जाती है। यहाँ ये फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट पे काम करने लगे। बढ़िया, अपना जॉब चल रहा, ठीक है। सन 1929 में इनकी शादी ब्लॉसम नाम की एक भारतीय ईसाई लड़की से हुई। इनके 2 बच्चे थे, एक बड़ी बेटी जून और छोटा बेटा डोनाल्ड। लेकिन दोस्तों, अगर कोई सच में एंडरसन साहब के दिल के सबसे करीब कौन थे ये जानना चाहे तो मैं बताऊं, वो थे भारत के जंगल। ये अक्सर बिना किसी हथियार के बड़े घने घने जंगलों में अकेले ही निकल जाते थे बिना किसी को बताए। कभी कभी तो बिना डर के ये पूरी पूरी रात वहीं रुक जाते थे, जिम कॉर्बेट साहब की तरह। इनका कहना था कि जंगल में ही इन्हें जो है सच्ची शांति मिलती है। सोच, शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर, जंगल की सुनहरी धूप हो या शाम की परछाइयाँ, जंगल के हर रंग, हर आवाज़, हर एक चीज़ से इन्हें लगाव था। ये जंगल के सिर्फ दर्शक नहीं थे, बल्कि ये तो उसका एक हिस्सा बन चुके थे। दोस्तों, जंगल हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। उनके रंग हर पल बदलते रहते हैं। सुबह की हल्की धूप, दोपहर का सुनसान सन्नाटा और शाम के धुंधलके में जो जो धुंधलापन होता है उसमें जो हलचल रहती है, वो हर बार अलग अलग होती है। केनेथ एंडरसन साहब ने इन जंगलों को बस देखा ही नहीं, बल्कि जिया था। जंगल के जानवर जब एक दूसरे को आवाज़ देते, कोई आवाज़ देता यानी पुकारता अपनी साथी को, तो कोई अलर्ट कॉल देता, चेतावनी देता। और उन आवाज़ों के बीच में जब कोई मोर कुंकुराता, आवाज़ करता, तो एंडरसन साहब उसे किसी स्वर्गिक संगीत से कम नहीं मानते थे। वो कहते थे सॉरी, जो जंगल को सुन सकता है वही उसे समझ भी सकता है। इनके जंगल वाले साथी जैसे आदिवासी गांव वाले, गाइड या चारवाहे, इन सब ने मिलकर इन्हें जंगल की जो जुबान होती है वो सिखा दी थी। यानी ये सब जंगल की लैंग्वेज सीख चुके थे। जंगल के साइंस, जो साइन होते हैं उनको समझ चुके थे। अब भले ही लोग इन्हें एक शिकारी के रूप में याद करते हैं, लेकिन असल में ये एक जंगल के रक्षक थे यार। इनकी असली पहचान बनी नरभक्षियों से। अब वो चाहे आदमखोर बाघ हों या तेंदुए, या वो इक्कड़ हाथी, हाथी जो होते हैं, टस्कर, पागल हो जाते हैं जो। जिन जंगलों में गांव वाले रात को निकलने से डरते थे, वहाँ एंडरसन साहब अकेले ही अपना घुस जाते थे, डेंजरस से डेंजरस जगह में। सरकारी रिकॉर्ड की अगर माने तो इन्होंने 8 नरभक्षी तेंदुए, जिनमें 7 नर 1 मादा, और 7 बाघ, जिनमें 5 नर और 2 मादा मारे थे। ये सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। मगर जंगल की जुबान और गांव वालों की बातों पर अगर यकीन करें तो ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। गांव वालों का कहना था कि इन्होंने कम से कम 18 तेंदुए और 15 से 20 के आसपास बाघ मारे हैं, और कुछ पागल हाथियों को भी मारा था। मैंने बताया ना, जो इक्कड़ हाथी, जो टस्कर वगैरह, जो इनको अटैक करने के लिए इंसानों पर अटैक करते थे उनको। ऐसा नहीं था कि एंडरसन साहब का ध्यान सिर्फ जानवरों पर रहता था। ये जंगल में बसने वाले जितनी आदिवासी जातियाँ थी, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज और उनकी जो टफ लाइफ थी, उन्हें भी ये बहुत ध्यान से देखते थे और समझते थे। इनकी कहानियों में उन लोगों की परछाइयाँ आपको हमेशा मिल जाएंगी। जब मैं इनकी कहानियाँ सुनाऊंगा तो आपके समझ में आते जाएगा
कि किस तरह से ये उनके काफ़ी टच में रहे थे। और एक बात और थी जो इन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी, वो थी इन जनजातियों के बीच जो पहले जो अंधविश्वास था और जो तांत्रिक विद्या वगैरह होती थी, उसकी तरफ ये बहुत आकर्षित थे। कई बार इन्होंने खुद भी ऐसे अनुभव झेले जिनका कोई भी सही सा उत्तर, मतलब क्यों हो रहा, कैसे हुआ, क्या हुआ, इनके पास उनका जवाब नहीं था। उनको विश्वास था उन तांत्रिक क्रियाओं में। इन्होंने लिखा लिखा है कि उन बातों में कुछ तो ऐसी हैं जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है, उसको वो कुछ और ही है। भाषाओं की बात करें तो एंडरसन साहब कन्नड़ और तमिल धारा प्रवाह बोलते थे। अपने जीवन के आखिरी सालों में जब उन्होंने बंदूक रख दी और हाथों में कैमरा उठा लिया, हालांकि शूटिंग तब भी चालू चालू रही, लेकिन वो गन से नहीं, अब कैमरे से शूट करते थे। अब ये संरक्षण करते थे दक्षिण भारत के जंगलों, जानवरों और उनकी रक्षा के लिए इन्होंने जो काम किया, वो आज भी जंगल में की जो हवा है, उन पेड़ों की जो टहनियाँ हैं और पत्तियाँ जो हैं, उनमें अभी भी गूंजती है। इनके किए हुए काम दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, केनेथ एंडरसन साहब केवल जंगलों के जानकार नहीं थे, बल्कि वो तो प्रकृति के हर रूप पर भरोसा करने वाले इंसान थे। हर तरह से, मतलब उनको नेचर से पूरा यकीन था। उन्हें जंगल की जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उन पर गहरा विश्वास था। जब उनके जीवन की शाम ढलने लगी ना, जब मौत उनके नज़दीक आने लगी, शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, तब भी उन्होंने अंग्रेजी दवाओं के बदले जंगल की ही शरण ली। उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, लेकिन फिर भी अपने आखिरी दम तक ये सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज वही लेते रहे। इतना विश्वास जंगल पे। और फिर 30 अगस्त 1974 को जब वो 64 साल के हुए, तो उन्होंने इस दुनिया को यार बाय बाय बोल दिया, अलविदा कह दिया। बिल्कुल शांत भाव से, जैसे कोई थका हुआ राही अपने प्रिय जंगल की छाया में अपना आखिरी नींद ले रहा हो। इन्होंने अपनी किताब टेल्स ऑफ द जंगल की एक भूमिका में जो लिखा है, वो आज भी जो है ना, पढ़ने वालों के दिल को यार टच कर जाता है यार। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इन्होंने इस पर लिखा था, ये जंगल से एकाकार हो चुके हैं, जंगल ही इनका सच्चा घर है, और इसी जंगल की गोद में इनका जन्म हुआ था, और अब अपना पूरा जीवन इन्हीं जंगलों में बीतेगा। तो मौत आएगी तो जंगल नहीं। कितनी गहरी बात कही थी यार इन्होंने, और कितनी सच्ची भी है ना। तो ये भी बिल्कुल नेचर लवर, वाइल्ड लाइफ लवर, वाइल्ड लवर। और हाँ, अगर किसी को एंडर साहब और उनके बेटे डोनाल्ड के बारे में और कुछ ज़्यादा जानने की उत्सुकता हो, तो जोशुआ मैथ्यू ने किताब लिखी है द लास्ट वाइट हंटर, वो पढ़िएगा आप। मेरे को मिल जाएगी तो मैं सुनाऊंगा। वो किताब नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज़ है, जंगल, एक शिकारी और उसके दिल की कहानियों का पूरा जीता जागता दस्तावेज। यार सीधे शब्दों में कहें तो जैसे उत्तर भारत में उस समय जिम कॉर्बेट साहब हुआ करते थे, तो दक्षिण भारत के हीरो एंडरसन साहब हुआ करते थे। अब मैं इनके द्वारा मारे गए आदमखोर बाघ और गुलदारों के कुछ सच्चे किस्से सुनाने जा रहा हूँ, ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये किस्सा उस ज़माने का है जब मैसूर राज्य के उत्तरी छोर पर बसा चित्रदुर्ग जिला और वहाँ का एक इलाका होलाल केरे, वो जो एरिया था वो अचानक जंगल के खौफ में डूब गया। होलाल केरे कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, चित्रदुर्ग का सबसे बड़ा कस्बा था। उसके एक तरफ मद्रास का बेल्लारी जिला लगता था और दूसरी तरफ जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बाउंड्री आ जाती थी। इस पूरे इलाके में बाघों की मौजूदगी का होना कोई नई बात नहीं थी, बाघ तो वहाँ थे ही थे, लेकिन यहाँ के बाघ कुछ अलग ही मिजाज के होते थे। कई बुजुर्ग तो यहाँ तक कहते थे कि ऐसा लगता है कि जैसे उस इलाके के जो बाघ हैं, वो जन्म से ही पैदाइशी नर मांस के शौकीन पैदा होते हैं, यानी कि बाद में मैन ईटर नहीं बनते हैं, वो पैदाइशी मैन ईटर होते हैं। ये ऐसा गांव वाले कहते थे बुजुर्ग। वैसे कहने को तो ये बड़ा अजीब लगे, लेकिन इस दावे को सच मानने के लिए उस वक्त के पास कुछ सबूत थे, लाशें थी, उनका डरावना अतीत था, जिसको देख के लगता था कि वाकई में यार। अब जो नरभक्षी की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो घटना कोई पहली बार नहीं घटी थी इस क्षेत्र में। इससे करीब 10 साल पहले भी इन जंगलों में ऐसे ही एक नरभक्षी ने कोहराम मचाया था।
सरकार तक बहुत परेशान हो गई थी और हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि प्रशासन ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाकायदा एक परिपत्रक जारी कर दिया था, एक लेटर लिख दिया था कि उस इलाके में कोई भी शिकारी जो चाहे वो इस नरभक्षी बाघ का शिकार कर सकता है, उसे किसी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो यार, अगर एक सरकार अगर ये दावा कर दे कि भैया आपको शिकार करने के लिए परमिशन लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ लीजिए उस नरभक्षी का आतंक कितना भयानक, कितना खौफनाक रहा होगा कि ये आदेश पारित करना पड़ा होगा। और उसी जगह पर कुछ सालों बाद एक और शिकारी आया, वो थे एंडरसन साहब, जिन्होंने इस नरभक्षी को ना सिर्फ रोका बल्कि गांव और जंगल दोनों को उस बाघ के जो खौफ था उससे आज़ाद किया। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब अंगस मैक्टेविश और उनकी पत्नी बेंगलोर में रहते थे। ये बड़ा मिलनसार कपल था, बड़ा खुशमिजाज जोड़ा था। उन्हें भी जंगलों से बहुत लगाव था, ख़ास तौर पे ऐसे जंगल जहाँ मौत का साया मंडरा रहा हो, हर टाइम मौत चारों तरफ से घूमती हो। उन्हें भी बड़ा शौक़ था। और जब एक दिन उन्होंने एंडरसन साहब से कहा कि वो दोनों मियाँ बीवी एक नरभक्षी बाघ का शिकार करना चाहते हैं। अब यार, ये कोई साधारण शौक़ तो नहीं है ना कि यार नरभक्षी बाघ को मारना है। यार, ये तो उनके अंदर छुपे हुए जो साहस था उसका एक इरादा था। उन्हीं दिनों ये भी खबर आने लगी कि हुलाल केरे नाम के इलाके में फिर से बाघ जो है सक्रिय हो गया है और उसने कुछ लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। इन खबरों से मैक साहब ने सुझाव रखा क्यों ना ये तीनों लोग मिलकर उस नरभक्षी का पीछा करें और उसे शूट करें। इन लोगों के पास करीब 4 हफ्ते का वक्त था और एक दिन मैक साहब की गाड़ी में बैठकर ये तीनों, एंडरसन साहब, मैक्टेविश और उनकी पत्नी, चित्तदुर्ग के दुर्ग की ओर रवाना हो गए। तो निकल लिए अपना, ठीक है। जैसे ही ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने सीधे वहाँ का जो जिला वन अधिकारी उस टाइम था उससे मुलाकात की और नरभक्षी की जो हालिया गतिविधियाँ थी उसके बारे में पूरी जानकारी निकाली कि मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या शिकार कर रहा है, मैप टाइप का बनाना, जो कुछ भी होता है सब वो सब किया इन्होंने। अधिकारी ने पूरी तत्परता से जो कुछ बताया वो सुनकर इनके समझ में आ गया कि बाघ सिर्फ एक ही गांव में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इलाके में घूम रहा है। चित्रदुर्ग के दक्षिण पश्चिम में होलाल केरे और फिर वहाँ से वो नीचे होसदुर्ग और वहाँ से आगे घूमता है और इन इलाकों में उसने 2 लोगों को मारा भी था। इसके बाद वो नरभक्षी बाघ 5 मील दूर पूरब की ओर मरी कानवे या वाड़ी विलास नामक एक बड़ी सी झील थी उस ओर बढ़ गया था, जिसमें मछलियाँ और मगरमच्छ भी खूब थे। और फिर वहाँ से वो बाघ घूमकर चित्रदुर्ग की तरफ ऐसे फिर आ गया था, मतलब वो एक उसकी एक टेरिटरी बन गई थी ये एरिया। वनाधिकारी ने यह भी बताया कि चित्रदुर्ग का दक्षिण छोर पर एक पहाड़ी है जिसे योगी मठ कहा जाता था। वहाँ पर एक पुराना किला था जो खंडर में बदल गया था और उस खंडर में भी जो है कई बार इस नरभक्षी को देखा गया था। वो ये भी था कि वहाँ पे भी ये मिलता है या मिलती है, जो भी था, बाघ या बाघिन। एंडरसन साहब को मालूम था कि उन खंडरों में अक्सर भटकते हुए भालू, बिबट्टे और कभी कभी बाघ भी दिखाई देते थे। इन तीनों ने आपस में सलाह की और तय किया कि पहले होलाल केरे और फिर वहाँ से होसदुर्ग जाकर वहाँ के जो गांव के जो निवासी हैं उन लोगों से बात की जाए, फिर हालात देखकर वहीं कहीं कोई सुरक्षित जगह देखकर अपना तंबू डालकर डेरा जमा लिया जाए, यानी कैंप कर लिया जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ये लोग निकल पड़े और करीब 1 घंटे में होलाल केरे पहुँच गए। जैसा अक्सर नरभक्षी के मामले में होता है, मन के किसी कोने में डर तो था ही, लेकिन एक अजीब सी उत्तेजना भी थी। वहाँ पहुँचते ही इन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया, लेकिन उन जो ग्रामीण थे, जो गांव वाले थे, उनकी बातों में एक बड़ी मतलब अजीब सी उलझन थी यार, कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा। कोई एक बात कहता था तो दूसरा जो है ठीक उसका उल्टा बताता था, मतलब उससे ये बोला तो उससे वो बोला, बिल्कुल अलग अलग बयान होते थे। जैसे डर और दहशत के बीच कहानियाँ भी रास्ता बदल अपना ले रही हो, रास्ता भी बदल जा रहा हो। लेकिन एक बात तो तय थी कि बाघ वहीं कहीं उसी क्षेत्र में
एक्टिव था। यही उसकी टेरिटरी एरिया था जहाँ पे वो मार रहा था। एक रात की बात है जब केनेथ एंडरसन साहब, मैक्टेविश साहब और उनकी पत्नी होलालकेरे और होस दुर्ग के बीच करीब 9 मील लंबी सड़क का चक्कर काट रहे थे। उस पर अपना मतलब अपना क्या कहते हैं उसको, रैकिंग कर रहे थे। दोस्तों, कहानी असल में उस निर्बख्शी बाघ से जुड़ी थी जो उन दिनों होलाल किले के आसपास खौफनाक तरीके से सक्रिय हो गया था। बहुत उसका एक टेरर हो गया था। एक बहुत ही चालाक और चतुर शिकारी, ऐसा जानवर जो कब कहाँ और कैसे सामने आ जाएगा इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता था। जंगल के उस हिस्से में खासतौर पर जहाँ खजूर के पेड़ दोनों तरफ से उगे हुए थे, वहाँ से कई बार उसकी आहट भी आती थी जो गांव वाले सुनते थे। कभी गुर्राने की या कभी कुछ ना कुछ आवाज़ आती थी। खजूर के उन पेड़ों के नीचे जो है बहुत घनी, भयानक रूप से घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी और अक्सर खबर मिलती थी कि बाघ उन्हीं झाड़ियों में कहीं पर है, उसी के आसपास वो घूम रहा है। लोगों ने बताया था कि अगर रात भर उस सड़क पर गाड़ी चलाई जाए तो बाघ से सामना होना तो तय है। बस हो सकता है कि वक्त और जगह थोड़ी इधर उधर हो जाए, अदरवाइज बाघ आपको दिख जरूर जाएगा अगर रात भर आप उस रोड पर चलें तो। शाम के 7 बजे के आसपास सभी लोग होलाल केरे से आगे बढ़े। ये तीनों लोग मतलब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, दोनों ओर खजूर के पेड़ों की जो कतारें थी वो और घनी होती चली गई। झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि पेड़ों के नीचे का हिस्सा दिखना ही मुश्किल हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये लोग बहुत धीरे धीरे गाड़ी को, बिल्कुल वो क्या गोगल गाय की रफ्तार से चला रहे थे। आगे बढ़ती जा रही थी गाड़ी। तभी इन्हें अपनी दाईं ओर एक पेड़ पर कुछ हलचल सी दिखाई दी। तुरंत उस तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी गई और वहाँ करीब 15 फुट की ऊंचाई पर एक घने काले बालों वाला जीव लटका हुआ था जो पूरी तरह से मग्न होकर जो आधे पके हुए खजूर होते हैं उनको खा रहा था। एक पल को तो किसी का समझ में नहीं आया कि वो है क्या यार, मगर केनेथ एंडरसन साहब ने उसे पहचान लिया। भाई एक्सपीरियंस होल्डर, वो पहचान गए। वो एक जंगली भालू था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा, इन लोगों से कुछ नहीं बोला। एक्चुअली ये चाहते थे कि मैक्टेविश दंपत्ति जो है, जो कपल जो है, इसको भी जंगल की सच्चाई से रूबरू होने का मौका मिलना चाहिए। इनको भी समझ में आना चाहिए जंगल क्या होता है। ये शौक होना अलग बात है और सच्चाई में बहुत डिफरेंस है। मैक्टेविश साहब की वाइफ ने बिना वक्त गवाए अपनी स्प्रिंगफील्ड राइफल जो थी उसको उठाया और सेफ्टी लॉक खोल के एक सटीक गोली उस भालू पर चला दी। वो जानवर धड़ाम से नीचे गिरा और ढेर हो गया, मर गया। उसके बाद इन्हें होसदुर्ग पहुंचने तक कुछ और दिखाई नहीं पड़ा, कोई मतलब जानवर वगैरह नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन फिर भी उस रात ये लोग इस उम्मीद से कि 2 बार होसदुर्ग से होलाल केरे तक चक्कर लगाते रहे कि शायद बाघ कहीं पर सामने आ जाए। तभी आखिरी चक्कर में जब ये उस मरे हुए भालू की जगह से दोबारा गुजरे तो देखा कि एक इंडियन सिविट जो है उस भालू का जो शव है उसके आसपास मंडरा रहा था। ये देखकर एंडरसन साहब को अंदाज़ा हो गया कि यार अगर ये शव को यहीं छोड़ दिया गया तो सुबह तक तो उसमें से भैया कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब सारा सब कुछ सफाचट हो जाना है। तो इन लोग तीनों गाड़ी से उतरे और उसको, भालू को उठाया और उसे कार के बोनट पर चढ़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये काम कोई आसान नहीं था क्योंकि भालू भारी तो होता ही है। इसके अलावा जो भालू के जो बाल होते हैं ना, वो देखने में भले ही बहुत लंबे लंबे लगते हैं लेकिन वो बहुत मुलायम होते हैं और ऐसे आप हाथ से ऐसे पकड़े फिसल जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। खैर किसी तरह से बड़ी मेहनत करके इन लोगों ने उसको उठा करके कार के बोनट के ऊपर चढ़ा लिया, फिर बांध बूध करके ये अपना ले गए। अगली सुबह होलाल केरे के डांग बंगले पर जब नाश्ते में गर्मा गर्म चीज़ें परोसी गई तो मैक्टेविश साहब की जो वाइफ थी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार किसी जंगल में किसी जीव का शिकार किया था और उसमें वो बिल्कुल सफल भी हुई थी। बिल्कुल ये कह लीजिए किसी एक एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड शिकारी की तरह से। उनको तो खुद को यही लग रहा था ना, अरे मतलब एक अलग ही चमक थी। दोस्तों, नाश्ते के बाद भालू की खाल उतारी गई और फिर सभी ने तय किया कि अब होल्स दुर्ग चलकर मारे गए जो 2 लोग हैं उनके बारे में ताज़ा जानकारी इकट्ठा की जाए।
इन लोगों का संघर्ष उस बाघ से था जो अब तक कहीं जंगल की घनी परतों में कहीं छिपा बैठा था, जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके बारे में पता नहीं था कहाँ है। यार जंगल कभी-कभी इतना घना, गहरा और ऐसा जटिल हो जाता है कि उसमें ना तो कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। खजूर की जो कतारें, झाड़ियों की जो गुत्थियाँ और हर ओर फैला हुआ एक ऐसा सन्नाटा कि जैसे समय रुक सा गया हो। उस ठिकाने पे अगर बाघ दिख भी जाता तो गोली मारने का मौका मिलना लगभग नामुमकिन था। उस जंगल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपने हर जो भी उसके रहस्य हैं उसके ऊपर एक पर्दा डाल रखा है। मतलब वो अपने रहस्य को उजागर नहीं होने दे रहा है। जब केनेथ एंडरसन साहब और उनके साथी होसदुर्ग पहुंचे तो उन्हें उस नरभक्षी बाघ की दो ताज़ा घटनाओं की पूरी जानकारी मिली, जिनकी चर्चा अब तक सिर्फ अफवाहों में थी, जिनके बारे में अफवाहें फैली हुई थी। वहाँ जाके इन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली। ये घटना 3 हफ्ते पुरानी थी। होसदुर्ग के एक तहसीलदार की दूर की रिश्तेदार थी, एक करीब 11-12 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ गांव से जरा बाहर, थोड़ा सा गांव से हटके बाहर की तरफ एक घर में रहती थी। शाम के करीब 8 बजे का समय रहा होगा। लड़की शायद किसी ज़रूरत से बाहर निकली होगी और फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आई। ना कोई चीख, ना कोई आवाज़। बहुत देर हो गई। अब घर वालों को चिंता होने लगी तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे वो कंदिल होती ना, मशाल जिसको कहते हैं, उसको लेकर इधर उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन बच्ची नहीं मिली। वहाँ की ज़मीन भी पथरीली थी, इसलिए वहाँ पे कोई पगमार्क्स भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे किसी बाघ के होने के। अब माँ बाप की चिंता और बढ़ गई, यार बच्ची कहाँ गई। तो उन्होंने पूरे गांव में शोर शराबा करके सबको जगा दिया। गांव के करीब 50 लोग इकट्ठा हो गए, जिनके हाथों में लाठियाँ, किसी के हाथ में कोलता, कोलता जानते हैं ना, ऐसे करके ऐसे होता है, काटते उससे। और 2 लोगों के पास बंदूकें भी थी। पूरी रात खोजबीन चली, लेकिन जंगल तो जैसे यार चुप्पी साधे बैठा था, यानी कि मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था। काफ़ी खोजबीन के बाद सारे लोग वापस गांव आ गए। अगली सुबह जब फिर से तलाश शुरू हुई तो गांव से आधा मील दूर कांटों की एक झाड़ी में उस बच्ची के कपड़ों के फटे हुए चिथड़े मिले, जो झाड़ियों में उलझे हुए थे, लेकिन उसका शव नहीं मिला। वो बाघ ना सिर्फ चालाक था, बल्कि बहुत शांत और सफाई से काम करने वाला शिकारी था, ये कहना चाहिए। दोस्तों, दूसरी घटना 12 दिन पहले की थी। होसदुर्ग के पूर्व में करीब 2.5 मील दूर एक बरसाती नाला था, जो बरसात के बाद जो मौसम होता था उसमें उससे पानी कम हो जाने के कारण उसके जो गड्ढे थे उससे पानी भर जाता था। और एक जगह पर पानी का एक थोड़ा गहरा सा तालाब सा बन गया था। उस तालाब पर गांव के 2 भाई थे, वो धोबी थे और रोज़ कपड़े धोने के लिए आते थे। उनको एक जगह मिल गई थी कपड़े धोने के लिए, काफ़ी फैला हुआ तालाब मिल गया था। उस शाम भी करीब 5 बजे उन्होंने जब अपना सारा काम वाम निपटाया और अपने सारे कपड़ों को 3 गधों पे गठरिया लेके बांध के गधों के ऊपर लादा और फिर अपना घर की ओर वापस निकल पड़े। आगे एक भाई था, फिर बीच में 3 गधे और फिर सबसे पीछे दूसरा भाई। ये इनका रोज का रूटीन का काम था। जैसे ही ये लोग गांव से करीब 1 मील पहले पहुंचे, अचानक उन घनी झाड़ियों में जो बाघिन थी, बाघ था, वो छिपा हुआ वो आगे वाले पे झपटा। आगे वाले भाई को उसने झटके से नीचे गिरा दिया और उसे घसीटता हुआ घने जंगल की तरफ ले गया। और ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि उसको बेचारे को चीख मारने तक का मौका नहीं मिला। अब पीछे जो भाई चल रहा है वो उससे सब अपनी आंखों से देखा, यार क्या हालत हुई होगी उसकी, सामने सामने देख रहा है। अब वो बेचारा डर से ऐसा हकबका गया कि वो अपने होश खो बैठा। वो सीधे उस तालाब की तरफ भागा जहाँ ये कुछ घंटे पहले जहाँ ये कपड़े धो रहे थे, उस तरफ दौड़ा। वो बेचारा ना तो चिल्ला सका, ना ही गांव वालों को कुछ बता सका। बस उसकी आंखों में डर और जो बदहवासी होती है उसका बिल्कुल एक भयानक साया था। यार सामने सामने अगर ऐसा देख रहे तो किसी के, हर एक इंसान की जो हालत ख़राब हो जाएगी यार। तो कहते हैं ना, वो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, यही होता है। केनेथन एंडरसन साहब ने जब ये दोनों घटनाएं सुनी तो अब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि ये बाघ एक बेहद खतरनाक नरभक्षी है, जो ना सिर्फ इंसानों को शिकार कर रहा है बल्कि इतनी सफाई से कर रहा है कि उसका कोई नामो निशान तक नहीं बचता।
अब इन लोगों ने आगे की योजना बनानी थी। दोस्तों, जहाँ मौत हवा में हो, वहाँ हर कदम बहुत फूँक फूँक कर रखना होता है। पता नहीं कब कहाँ पे मौत से सामना हो जाए। अब तक शाम भी ढल चुकी थी दोस्तों। जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव में धीरे धीरे अंधेरा भी घिरने लगा। 8 बज चुके थे, मगर वो दोनों भाई जो रोज की तरह गधों पर कपड़े लाद कर नदी के किनारे धुलाई करने जाते थे, वो अब तक लौट के नहीं आए थे। घर की औरतें बहुत घबरा गई थी। वो एक दूसरे को देखती, डर की हर संभावना को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती होता, अरे कुछ एक दूसरे को सांत्वना देना, अरे कुछ नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, लेकिन अंदर से डरना, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आए, होता है ना, दूसरे को समझाना लेकिन खुद डरना। लेकिन जब रात के 10 बज गए और कोई आता हुआ नहीं दिखा दिया, तो फिर आखिर में इन्होंने पूरे गांव वालों को बताई इस बात को, उठा उठा करके हर एक को। तुरंत 30-35 गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई किसी के हाथ में कोलते, किसी के हाथ में लाठी, किसी के पास पुरानी बंदूक। 2 भारी भरकम बंदूकें भी आ गई, जो ख़ास तौर पर गांव के 2 बुजुर्ग शिकारी थे वो लेकर के आए। फिर सब लोग जंगल की ओर निकल पड़े, भाई को ढूंढने के लिए, दोनों लड़कों को ढूंढने के लिए। अंधेरे रास्ते में उन लोगों को 3 में से एक गधा दिखाई पड़ा, जो सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था। और जैसे वो बैठे बैठे वो कुछ अनहोनी हो गई है ऐसा महसूस कर रहा, उसको देख के ऐसा लग रहा था। उसकी पीठ पर जो लदे धुले कपड़े थे वो वैसे के वैसे ही बंधे हुए थे, जैसे बांधे गए थे वो वैसे ही थे, और वो बैठा हुआ था। फिर थोड़ा और आगे जाके तालाब से थोड़ी दूर एक जगह उन्हें वो छोटा भाई दिखाई पड़ा। वो बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उसकी आंखें जो है बाहर को निकली हुई थी, फटी फटी सी थी, मुंह से झाग निकल रहा था, और आवाज़ में जो है ना, जो डर की गूंज होती है, वो साफ साफ महसूस हो रही थी। जब उसे थोड़ा होश आया, तो उसने कांपते कांपते जो बताया वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसे वो सारी घटना बताने में पूरा 1 घंटा लग गया, बता ही नहीं पा रहा था। बाघ के भयानक खौफ ने उसकी जुबान को जो है जकड़ दिया था, वो बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा। अब सारे गांव वाले उसे साथ लेकर उस जगह पहुंचे जहां घटना घटी थी। उसको ढूंढने का, खोजबीन करने का एक आधा अधूरा सा प्रयास भी किया गया, क्या पता कहीं आसपास तो मिल जाए। पर रात की घंघोर चुप्पी और जंगल की जो रहस्यमय सिरन होती है, उसके बीच किसी की हिम्मत डेंस फॉरेस्ट में जाने की नहीं पड़ी, जंगल के अंदर घुसने की। और फिर मतलब वो हिम्मत ही नहीं हुई। फिर फाइनली सबने तय किया कि अब अगली सुबह फिर से आकर इसको ढूंढेंगे, बड़े भाई को। सुबह फिर से उसे ढूंढने के लिए लोग निकले। इस बार हर पत्ता, हर झाड़ी, हर चीज़ जगह, हर कोना छाना गया। कुछ फटे हुए कपड़े, फिर खून के धब्बे, और फिर लास्ट में उस बड़े भाई की आधी खाई हुई बॉडी मिली। वो एक झाड़ी के पास, उसका सर, उसके दोनों हाथ, एक पाँव और एक पाँव का पंजा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा था, सब खा गया था बाघ। बचे हुए अवशेषों को सावधानी से समेट कर एक कपड़े में लपेट कर होसदुर्ग लाया गया, और फिर वहाँ उसका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। वापसी के रास्ते में वहीं एक फरलांग की दूरी पर बाकी के 2 गधे भी आराम से चरते हुए मिल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो अपना आराम से चल रहे थे, उनको भी लिया, फिर अपना आ गए लोग। इसी बीच गांव में एक और खबर आ गई। होसदुर्ग से 3 मील आगे दोपहर के वक्त एक बैलगाड़ी पर बाघ ने हमला कर दिया था, बैलगाड़ी पर हमला कर दिया। बैलगाड़ी होलाल केरे की ओर जा रही थी, तभी एक बाघ जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसने झाड़ियों से निकलकर बैलों पर हमला कर दिया। अब बाघ को देखते ही जो गाड़ीवान था वो तो किसी तरह से जान बचाकर भागा और जंगल से होते हुए गांव पहुंच गया। और फिर गांव पहुंचकर उसने गांव वालों को जो है सारी घटनाक्रम बताया, यार ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। फिर अगले दिन जब लोग घटना स्थल पर पहुंचे, तो एक बैल जो था वो तो अभी भी गाड़ी से जुड़ा हुआ वैसे ही खड़ा था जैसे था, बिल्कुल शांत, जैसे उसे और डरा हुआ, और उसे समझ ही में नहीं आ रहा हो कि ये हुआ क्या। और उसका जो जोड़ा था, यानी जो उसका दूसरा साथी, जो दूसरा बैल था, वो कुछ दूर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। बाघ उसे मारकर बैलगाड़ी से अलग करके घसीट कर ले गया था, और उसके बाद फिर उसके शरीर को वही अपने करीब आधा उसका मांस खा लिया था। करीब 50 गज दूर की जो झाड़ियाँ थी, वहाँ पर उसकी हड्डियाँ जो हैं बिखरी पड़ी हुई थी।
उसी दिन एंडरसन साहब को ये भी पता चला कि होस दुर्ग का जो वन विभाग का जो पुराना बंगला जो है, उसमें 2 शिकारी पिछले 5 दिनों से आके ठहरे हुए हैं। वो दोनों कार से आए थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो दोनों भी इसी नरभक्षी बाघ को खोजकर इसे मारने के इरादे से आए थे। जैसे ही ये बात एंडरसन साहब को पता चली तो इन्होंने तय कर लिया कि अब भाई यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब यहाँ रुकना बेकार होगा, क्योंकि पहले से ही 2 शिकारी वहाँ पर थे। और एंडरसन साहब का स्वभाव ऐसा था कि जहाँ पहले से कोई शिकारी कोई कोशिश कर रहा हो, कोई अपने प्रयास कर रहा हो, तो वहाँ नहीं रुकता पसंद, वहाँ पर वो रुकना पसंद नहीं करते थे, वहाँ नहीं रुकते थे। जैसे जिम कॉर्बेट साहब भी यही करते थे। जब भी सरकार जिम कॉर्बेट साहब से अनुरोध करती थी कि भाई चौगढ़ चले जाओ, मोहान चले जाओ, ये चंपावत चले जाओ, पनाड़ चले जाओ, तो वो क्या करते थे, वो भी तो यही कहते थे कि सबसे पहले जो शिकारी वहाँ पे लगे हैं उन सबको आप हटा दो। बल्कि वो तो ये भी कहते थे जो इनाम की राशि है उसको भी हटा दो, ताकि लोग इन्हें लालची ना समझें। और फिर जब ये दोनों काम हो जाते थे तब ये अपने अभियान पर निकलते थे। जिम कॉर्बेट साहब, उनका भी तो ऐसी था। एंडरसन साहब जो है जिम कॉर्बेट साहब से थोड़ा जवान थे, वो थोड़ा उम्र में बड़े थे इनसे, क्योंकि ऐसे इस बात का भी डर रहता है कि जब एक ही जंगल में एक से ज़्यादा शिकारी निकल पड़े हों तो ना केवल शिकार होने की संभावना, जो मेन जो टारगेट है उसके मारने की संभावना तो कम हो जाती है, बल्कि किसी और के साथ अनहोनी होने का खतरा बढ़ जाता है। जंगल में की गई एक गलती से किसी को भी गोली लग सकती है। इसलिए एंडरसन साहब ने डिसाइड किया कि इनका अगला पड़ाव अब यहाँ तो नहीं रहेगा, इसके अलावा कहीं और रहेगा। तो दोस्तों, एंडरसन साहब ने अपना अगला पड़ाव कहाँ डाला, इस बात को आप लोग जानना चाह रहे होंगे, और मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी भी है कि मैं आप लोगों को बताऊं। दोस्तों, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा भी, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में, क्योंकि यार समय की बाध्यता बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का भी ज़्यादा समय ख़राब ना हो और मेरी जो स्पाइन है इस पर भी यार ज़्यादा दबाव ना पड़े। मेरे थेरेपिस्ट ने मेरे को यही बोला कि स्ट्रेन पड़ने लगे तो तुरंत लेट जाना, स्ट्रेन पड़ने लगा है। तो दोस्तों, बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज़ आपका अपना चैनल है यार, इसे खूब प्यार, आशीर्वाद और सहयोग दीजिए। आप लोगों ने तो सब्सक्राइब किया ही है यार, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने कलीग्स से, पड़ोसियों से, यार सबसे सब्सक्राइब करवाओ ना यार, आप ही लोग तो करवाओगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिल जाए उतना अच्छा है ना यार, करवाइए आप लोग कुछ यार प्लीज़। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, मैम आपकी बात कह रहा हूँ, भैया आप भी, आप दोनों ही आज ही आए हैं, आप ही से कह रहा हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ सुनिए, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और उत्तरांचल डायरीज़ को, यानी कि मुझे दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, साथ ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक्स वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा से जो भी इच्छा हो वो राशि ज़रूर डोनेट करें, जिससे यार चैनल की उन्नति हो और यूट्यूब की दुनिया में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हो जाए। अभी तो चलना सीख रहा है ना। तो दोस्तों, क्या कहूँ, और बस मिलता हूँ जल्दी। तो दोस्तों, आज्ञा ही चाहूँगा अभी तो चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, फिलहाल तो है ना, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।